हम महंगाई का आकलन करने का प्रयास करें। पहली स्क्रीन पर आपके सामने महंगाई का आकलन के लिए 20 वर्षों के अंतराल पर 1994 और 2014 के 2 सालों का विवरण दिया है। एक अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर 1994 में लगभग 6,000 की इनकम सही हो जाती थी, मानी जाती थी, जिसमें 2,000 उसके घर का खर्चा किराया था और राशन 2,000 रुपये का था। बच्चे के एजुकेशन इत्यादि पर लगभग 700 रुपये खर्च आता, मेडिकल के ऊपर लगभग 300 रुपये, और फिर भी उसकी सेविंग लगभग 1,000 रुपये की सेविंग, मतलब 15, 16, 17% वो फिर भी अपनी सेविंग कर पाता था। ये पूरा एक एवरेज भारतीय का आकलन है। जिनके पास अपने घर हैं तो सीधी सी बात, उनको किराया नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर कोई किराए पर रह करके एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आता तो ये उसका एक आकलन था। 2014 में उसी स्तर का व्यक्ति जो 6,000 कमाता था आज लगभग 30,000 कमाता है, परंतु आज घर का किराया इतना बढ़ चुका है कि उसको 14,000 के आसपास वो घर मिलता है। वही घर, राशन पर लगभग 10,000 का खर्चा आता है। बच्चों की एजुकेशन इत्यादि इतनी महंगी हो गई है कि लगभग 4,000 का उस पर खर्चा आता है। मेडिकल का खर्चा बढ़ चुका है, दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ चुके हैं लगभग 2,000, और उसकी सेविंग लगभग नील के बराबर आज है। तो पिछले 20 वर्षों में हमारा व्यक्ति वही रहा। जिस स्टेटस का व्यक्ति 6,000 कमाता था आज वो 30,000 कमाता है। आप मान लीजिए एक फ्रेश बी ग्रेड कॉलेज का इंजीनियर मान लीजिए, या कहीं पर 2-4 साल का एक्सपीरियंस हुआ, अच्छी जॉब नौकरी वाला जिसे मान सकते हैं, उनकी स्थिति आज ये है। जरा इसको आगे समझते हैं कि हमारे इसका कारण क्या था। आइए, महंगाई हमारे पास जो बढ़ी, सबसे पहले हम समझते हैं कि महंगाई हमारी तब आती है जब हमारे पास आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। हमारा खर्चा किन किन चीज़ों पर होता था, ज़रा उसको अंदाज़ा लगाएं। सबसे पहला खर्चा हमारा होता था रहने और मकान के ऊपर। जिस भी रूप में हम रहते हैं, मकान हमारा किराए का मकान है तो अपना मकान है तो ज़मीन है और उसके ऊपर ईएमआई डाल लीजिए, जिस तरह मर्जी डाल दीजिए। दूसरा खर्चा हमारा राशनिंग पर है, जिस खर्चे को हम, जिस हाउस होल्ड को हम कंज्यूम करते हैं। ये हमारे किचन वर्क से लेकर बाकी सारा इस्तेमाल, जो घर में सामान, फर्नीचर मानिए, अप्लाइंसेस लीजिए, सब कुछ इसमें मैंने डाल दिया है। यह हमारे घर का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है जो होना ही होना है। और तीसरा हमारे पास ऐसे खर्चे हैं जो दवाई पढ़ाई, जो मिसलेनियस बीच में आते रहते हैं, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक तो नहीं है, परंतु दवाई पढ़ाई जीवन में हमारे आना आज शुरू हो चुके हैं, तो वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण खर्चा बढ़ चुके हैं। ज़रा इस खर्चे को फिर आकलन करते हैं तो जो मकान का खर्चा है उसका कुछ पैसा तो मूलभूत है। मान लीजिए मकान बनाते हैं तो सीमेंट का, ईंटे का, रेते का, मकान की कंस्ट्रक्शन का खर्चा, वो खर्चा तो आवश्यक है क्योंकि सामान लगेगा, खर्चा बनेगा। अगर हम किराए पर जाते हैं तो जितने पैसे का मकान बना है उसके ऊपर मकान मालिक को कुछ रिटर्न चाहिए। अगर वो कमर्शियली सोचता, नहीं भी सोचता, तो उसके मकान को रखरखाव का जो खर्चा हमारे पास प्रतिवर्ष होना है वो उसको चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो भी सामान हमने इस्तेमाल किया उसमें सरकार की कर नीतियों से बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई। एक सीमेंट के बैग से ले लीजिए, सीमेंट का बैग आज 90 रुपए का तो ओरिजिनल सीमेंट है, उसके ऊपर लगभग बाकी का जो 60 रुपये 70 रुपये ऊपर है वो उसका टैक्स का खर्चा है। तो सरकार की टैक्स नीति उसके ऊपर हावी पड़ जाती है, जिसने उस चीज़ को महंगा बना दिया। इसी प्रकार आप राशन में लीजिए, राशन का जितना भी सामान आप लेते हैं उसमें कुछ पोर्शन तो सामान के लिए है, जो उस सामान की कीमत है, चाहे वो गेहूं है, दाल है, चावल है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, बिजली का सामान है, कुछ भी आप ले लीजिए। और दूसरा उसका जो उद्योग में जाता है, किसान के पास जाता है। किसान के पास अगर खाने पीने के राशन पे आप चले जाएं और खेती पर चले जाएं, उद्योग के रूप में उसके ऊपर जो भी इंडस्ट्री लगी हुई है उस पर मेन खर्चा है। लेकिन इसमें भी कर का बहुत बड़ा प्रावधान है। लगभग हर सामान में 30 से 35% कर्जे का प्रावधान है। ये जो बीच में कर की नीतियों का प्रावधान है वो बहुत ज़्यादा हमारे को परेशान करता है। आज हम दाल खरीदने जाते हैं तो 80, 90, 100 रुपये किलो दाल है, जबकि समर्थन मूल्य उसका 45 रुपये है। तो बीच के 45 रुपये ये बीच के या बिचौलिए सरकार के अपने उपक्रम में लग जाता है। दवाई पढ़ाई में आते हैं, उसमें भी कुछ खर्चा तो स्कूल की बेसिक बुनियादी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बेसिक बुनियाद है, लेकिन अस्पताल की बेसिक बुनियाद है, पर बाकी खर्चा सरकारी नीति पर है। यहाँ पर अगर सरकारी नीति को समझें तो सरकार ने अपने स्कूल बनाने बंद कर दिए।
अब देखिए इसमें भी विरोधाभास है। एक तरफ सरकार राइट टू एजुकेशन लगाती है जिसमें 74,000 करोड़ रुपया पिछले वर्ष लगाया गया कि सबको पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना कहाँ है? हम अपना स्कूल नहीं खोलेंगे, आप प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़िए। सरकारी नीति ने ये बना दिया। तो स्कूल आप खोलेंगे नहीं, प्राइवेट लोगों को कहेंगे आप बच्चों को पढ़ाइए मुफ्त में सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अब प्रश्न है, जिसने वो उद्योग लगाया है पढ़ाई, तो वो आज एक उद्योग बन चुका है, आज समाज सेवा नहीं है, क्योंकि सरकार ने उसको उद्योग घोषित किया है। आपको ध्यान होगा पहले हमारे जितने स्कूल कॉलेजेस होते थे वो किसी न किसी सोसाइटी के होते थे, अधिकांश इंस्टीट्यूशंस के होते थे, जो एक सामाजिक दायित्व समझते थे उस कार्य को करने का। लेकिन आज सरकार उस स्कूल के लिए बैंक से लोन देती है, उसको एक उद्योग की तरह, एक उपक्रम की तरह चलाना चाहती है। तो जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया उसको पैसे का रिटर्न चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये सरकार की नीति में मूलभूत बदलाव आ गया। तो उसके बाद पढ़ाई, दवाई, अस्पताल का क्षेत्र हो या शिक्षा का, ये दोनों क्षेत्र महंगे ही होने हैं, क्योंकि इसमें अब जो आदमी पैसा लगा रहा है वो मुनाफे के लिए लगा रहा है, उसको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान देना, हमारे पास जितना पैसा मूलभूत सुविधाओं में लगाया गया, चाहे मकान की, चाहे किसान या उद्योग की या मूलभूत, ये तीनों चीजें किसी ना किसी रूप में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएंगी और रोजगार को उत्पन्न करती हैं। चाहे आप मकान के लिए ले लीजिए, जो मकान की इंडस्ट्री बनेगी, राशनिंग के लिए जो भी इंडस्ट्री चलेगी, चाहे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की इंडस्ट्री चले, चाहे कृषि की खेती हो या फूड प्रोसेसिंग में आए, कितने भी उद्योग लगेंगे ये सब उद्योग में जाएंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको कामगारों की आवश्यकता है। इंजीनियर्स वहाँ खपेंगे और क्लर्क्स खपेंगे और वहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार चलेगा। इस तरह दवाई पढ़ाई का जो मूलभूत खर्चा है, जो एक स्कूल को लगाने के लिए टीचर भी आपको चाहिए, जो अस्पताल बनाने के लिए ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर आपको चाहिए, नर्सेज चाहिए, वो सब चीजें एक रोजगार का सृजन कर दी। इसलिए वो सारी चीजों पर पैसा लगना बहुत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी महंगाई का सबसे बड़ा कारण है सरकार की नीतियां। ये जो कर नीतियां जो आपको लाल रंग से दिखाई गई हैं, इन तीनों से अगर आप जोड़ते हैं तो किसी भी प्रकार की कर नीति या सरकारी नीति बेसिकली सरकारी तंत्र लूट और भ्रष्टाचार का स्रोत बनती है। ये जो सरकारी नीति, कर नीति या भ्रष्टाचार का स्रोत बनने वाला पैसा है, ये सरकार की जेब में काले धन के रूप में जाता है, सरकार के मंत्री के, ब्यूरोक्रेट्स के जेब में। यही वो पैसा है जो आपकी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में खपता नहीं है। जब वो पैसा खपता नहीं है तो काला धन बनता है, बैंकों में नहीं जाता। जबकि जो पैसा मूलभूत सुविधाओं में लगा है वो रोजगार के लिए आएगा, किसान के पास आएगा, मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए आएगा, वो पैसा कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन करता है। अब पिछले 20 वर्षों में जो फर्क आया उसको समझना चाहिए। पहले हमारे कर नीति में लगने वाला पैसा लगभग 20 से 30% होता था। 70% पैसा मूलभूत में, सुविधाओं में, किसान के, उद्योग के व्यवस्थाओं के लिए होता था। माने आप सड़क बना दीजिए, बिजली सस्ती कीजिए, ये सारी चीजों के लिए वो पैसा लगता था सरकार का। अब हो क्या गया है, और 70% पैसा सरकार अपनी बाकी व्यवस्थाओं में लगाती थी। अब यहां उल्टा हो गया है। यहां पर मूलभूत व्यवस्थाओं में तो पैसा रह गया कुल 20 से 30%, बाकी सारा पैसा चल गया सरकार की कर की नीतियों में। अब उसके बाद हुआ क्या, सरकार से सड़कें नहीं बनती तो उन्होंने पीपीपी मॉडल पर टोल रोड बना दिया। बिजली हमसे नहीं संभलती है तो बिजली को प्राइवेटाइज कर दिया। पानी हमसे नहीं संभलता तो पानी बाजार से खरीदिए। ये जो बाजारीकरण का युग आया है, इस युग की वजह से सबसे ज्यादा पैसा आपका बाजार में जा रहा है और उस पैसे को लूटने वाले, अब देखिए अस्पताल के लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी भी बीमारी का कितना भी खर्चा कर दें। पानी बेचने वाली कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं है, कितने ही भी कीमत का पानी बेच दें, क्योंकि जो बाजारवाद होता है ये बाजार के अनुरूप होता है। जब तक उसका सामान बिकेगा वो बेचेगा। अब भारत की जनसंख्या में जो चीजें मूलभूत आवश्यकताओं की हैं उनके ऊपर कितना भी आप तकलीफ महंगा करने की कोशिश करें, कुछ लोग उसको खरीदते ही रहेंगे। आप पानी से उदाहरण लीजिए, पहले हर रेलवे स्टेशन के ऊपर पानी का प्याऊ होता था, आज वो सारे बंद कर दिए और रेल नीर लगा दिया गया हर स्टेशन पे। इसका मतलब गरीब से गरीब इंसान को भी यदि रेलवे लाइन पर पानी पीना है तो पैसा देकर पानी पीना है। ये क्या हुआ, ये व्यवस्था बनाई है। तो दरअसल हमारी व्यवस्थाओं की वजह से ये परेशानियां बीच में अधिक आती हैं। धन्यवाद।